हर साल 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, फिर देश के नाम संदेश देते हैं। 1948 से लगातार ये सिलसिला चलता रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि आजादी के इस जश्न के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? आखिर इस किले का इतिहास क्या है? वैसे तो इस किले को मुगलों ने बनवाया था, लेकिन मुगलों के अलावा क्या यहाँ और किसी राजा की तूती बोलती थी? इन सवालों को जानना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। लाल किला देश की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो आइए लाल किले के इतिहास से कहानी को शुरू करते हैं। बाबर ने जब भारत पर कब्जा किया तो उसने अपना राजकाज आगरा से चलाया। आगे चलकर उसके बेटे हुमायूं, फिर अकबर और जहांगीर ने भी आगरे से ही दिल्ली की सत्ता संभाली। दिल्ली यानी भारत की सत्ता संभाली। अकबर ने आगरा में ही लाल किला बनवाया था, जो मुगलों की राजनीति का सेंटर हुआ करता था। लेकिन कहानी बदलती है जब मुगल गद्दी पर शाहजहां बैठता है। शाहजहां कला से प्यार करने वाले बादशाह थे। सल्तनत में कहीं और कोई कमी थी नहीं, इसलिए उन्होंने ताजमहल भी बनवाया और अपने लिए तख्ते ताऊस भी। इसी दौरान उन्हें एक नई राजधानी और एक नया शहर बनाने का ख्याल आया। साल 1638 में उन्होंने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दी। दिल्ली में इससे पहले तक कई राजाओं ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए शहर बसाए थे। शाहजहां ने भी दिल्ली में शाहजहानाबाद को बसाया। इस जगह को आज आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1639 में उन्होंने यमुना के पास एक जमीन चुनी। इस जमीन पर एक नया किला बनाना था। इस किले को बनाने की जिम्मेदारी दी गई उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद नाम के दो भाइयों को। इन दोनों ने ही ताजमहल को भी डिजाइन करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों को इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी। 10 साल में यह किला बनकर तैयार हुआ। किले में ज्यादातर लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए आगे चलकर इसका नाम लाल किला पड़ गया। हालांकि शुरू में इसे किला मुबारक कहा जाता था। आज लाल किले में बहुत ही कम चीजें बाकी हैं। अपने असली स्वरूप में लाल किला 2.5 किलोमीटर के परकोटे के साथ 8 किनारों वाला शानदार किला था। इसकी ऊंचाई करीब 33 मीटर थी। इस किले में 5 दरवाजे थे। वेस्ट में लाहौरी दरवाजा, जो कि चांदनी चौक की तरफ खुलता था, और साउथ में दिल्ली दरवाजा था, जो पुराने शहर की तरफ बना हुआ था। इस किले की सबसे इंपॉर्टेंट जगह दीवाने खास होती थी। यहाँ पर मुगल बादशाह अपने सबसे खास लोगों से मिलता था। ये लाल किले की सबसे सुंदर जगहों में से भी एक हुआ करती थी। यहाँ संगमरमर के चौकोर खंभों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। इन खंभों के ऊपर छत जो थी वो चांदी की होती थी। इसी दीवाने खास के बीच में चबूतरे पर हीरे जवाहरात से जड़ा सोने का बेशकीमती तख्ते ताऊस रखा गया था। फ्रेंच ट्रेवलर फ्रांसवा बर्नर तख्ते ताऊस के बारे में बताते हैं कि इस तख्त के पास जाने की इजाज़त किसी के पास नहीं थी और इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी। इसी तख्ते ताऊस में वो हीरा भी जड़ा था जो आज लंदन की शान है, जिसे हम कोहिनूर कहकर बुलाते हैं। औरंगजेब की मौत के करीब 30 साल बाद तक ये तख्त लाल किले में रहा। लेकिन फिर आता है साल 1738, जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और तख्ते ताऊस पर भी कब्जा कर लिया और वो इसे अपने साथ लेकर चला गया। इसका एक हिस्सा आज भी सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ ईरान के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है और दूसरा हिस्सा तुर्की के तोपकापी महल में रखा हुआ है। नादिर शाह के हमले के बाद मुगल ताकत बस नाम की रह गई थी। यहाँ तक कि इस किले पर 1752 में मराठों ने कब्जा कर लिया था, यानी यहाँ मराठों की तूती बोलती थी। साल 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए दीवाने खास की जो चांदी की छत थी उसको पिघलाकर उससे पैसा इकट्ठा किया गया था। जब अंग्रेज भारत पर कब्जा कर रहे थे तो उनकी नज़र इस किले पर भी थी। जाहिर सी बात है कि जिस किले से कभी पूरे भारत पर शासन चलता हो, अंग्रेज़ों को उसकी पॉलिटिकल विरासत पर तो कब्जा करना ही था। इसलिए 1803 के बाद से ही उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मुगल बादशाह शाह आलम बस कहने को बादशाह थे। फिर इधर मुगल बादशाह बदलते रहे और उधर अंग्रेज पूरे देश पर अपना कब्जा करते रहे। आखिरकार वो दौर भी आया जब अंग्रेज इस किले को पाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। साल 1857 में जब विद्रोह हुआ तब विद्रोही बागियों ने जफर को अपना नेता बनाया और आगे चलकर ये विद्रोह हो गया फेल। बहादुर शाह जफर को पकड़कर उसी दरबार में मुकदमा चलाया गया जहां मुगल अपना दरबार लगाते थे। इस तरह से लाल किला अंग्रेजों के हिस्से में आ गया। साल 1857 के बाद दीवाने खास अंग्रेज अधिकारियों की अय्याशी का अड्डा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले को छावनी में बदल दिया। किले के 2/3 महलों को नष्ट कर दिया गया। जो बचे थे उन्हें अंग्रेजों की सैनिक छावनियां, बंगले, ऑफिस और गोदाम में बदल दिया गया।
दीवाने खास को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इस टाइम तक अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। हालांकि दिल्ली की इंपॉर्टेंस समझते हुए उन्होंने अपने तीनों दरबार दिल्ली में लगाए थे। दिसंबर 1911 में जब तीसरे दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज का राज्याभिषेक किया गया तो उसके बाद दिल्ली दरबार में एक और घोषणा हुई, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। फिर आजादी के टाइम तक यह किला अंग्रेजों के पास रहा और उसके बाद भारत सरकार को सौंप दिया गया। अब आते हैं इस सवाल पर कि यहीं पर झंडे को क्यों फहराया जाता है। देखिए, लाल किले की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। मुगल काल में भी भले ही लंबे टाइम तक आगरा ही देश की राजधानी थी, लेकिन दिल्ली की अहमियत तब भी बरकरार थी। यह किला आजादी की लड़ाई का सिंबल था। 1857 के विद्रोह का नेता इसी किले का मालिक था। इसके अलावा एक और ऐसी घटना थी जिसने इस किले को आजाद भारत के लिए और भी इंपॉर्टेंट बना दिया। साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। आजाद हिंद सरकार के गठन के बाद नेताजी रंगून गए और वहां बहादुर शाह जफर की कब्र के दर्शन किए। यहां उन्होंने आजाद हिंद फौज से कहा, हमारा काम तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हमारे सिपाही दिल्ली पहुंचकर ब्रिटिश साम्राज्य की कब्र लाल किले में विक्ट्री परेड नहीं निकाल लेते। नेताजी इस काम में सीधे तो सफल नहीं हो पाए, लेकिन इत्तेफाक से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईएनए के 3 अफसरों पर मुकदमा लाल किले में चलाया गया। इस मुकदमे ने ब्रिटिश सरकार को लगभग मुहाने पर ला दिया था। आईएनए के 3 अफसरों की रिहाई के लिए पूरा देश सड़क पर उतर आया था। 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने इसके बाद विद्रोह कर दिया था और आखिर में इन तीनों सिपाहियों को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों के दिन भी गिनती के रह गए थे और लगभग 1 साल बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। इस तरह से लाल किला अपने आप में आज़ादी की लड़ाई का सिंबल बन गया। होने को तो झंडा फहराने का काम ब्रिटिश दिल्ली में भी हो सकता था, जहां अंग्रेज अपना कामकाज देखते थे, लेकिन ये इमारतें ऐतिहासिक नहीं थी, कम से कम भारत के लिहाज से तो नहीं थी। जबकि लाल किला 1857 की क्रांति से पहले और 1947 के बाद के भारत को जोड़ता था। इस जगह पर झंडे का होने का मतलब था कि आप भारत की यात्रा को पूरा एक बिल्डिंग पर खड़ा होकर सम्मान दे रहे हैं। लाल किले पर झंडा फहराने का मतलब है कि आप बता रहे हैं कि आपने अपनी विरासत को दोबारा पा लिया है। वैसे जाते जाते आपको एक बात और बता देता हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि 1948 से 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 1947 में 15 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया गया था। 15 अगस्त के दिन झंडारोहण का कार्यक्रम इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में रखा गया था। इसके अगले दिन नेहरू ने लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया, यानी कि 16 अगस्त को, और उसी दिन देश को संबोधित किया। अपने पहले भाषण में उन्होंने स्पेशली नेताजी को याद किया था, जिन्होंने 1943 में ही लाल किले पर आज़ाद भारत का झंडा देखने की तमन्ना जाहिर की थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी लाल किले के इतिहास की और इस बात की कि आखिर झंडे को लाल किले पर ही क्यों फहराया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।